नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आजादी के वक्त धर्म के नाम पर आबादी के आधार पर भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना। क्या भारत में फिर कभी आबादी के असंतुलन की वजह से कोई बंटवारा हो सकता है? इस सवाल को आज दस्तक देकर उठाने की वजह संघ प्रमुख मोहन भागवत का विजयदशमी के मौके पर दिया गया संबोधन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दशहरे पर ही हुई थी, इसीलिए आरएसएस की तरफ से मनाए जाने वाले 6 उत्सवों में सबसे प्रमुख विजयदशमी है, जहां संघ प्रमुख जो कहते हैं वो होता भले संघ के स्वयं सेवकों और समाज के लिए हो, लेकिन माना सरकार के लिए भी जाता है। इस बार के विजयदशमी उत्सव के दौरान भी जनसंख्या नियंत्रण पर आरएसएस का जोर बना हुआ है। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ पंथ के आधार पर जनसंख्या का संतुलन को देखना जरूरी है। तो क्या इसका मतलब यह है कि देश में भले जनन दर कम होने लगी हो, लेकिन जरूरी है कि सभी पंथ से जुड़े नागरिकों के बीच जनन दर कम हो? क्या इसके लिए देश में आगे नीति बनाकर भी सरकार दस्तक दे सकती है? क्या यह सूरत बदलेगी? वीडियो नंबर 1। ऑटो को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पुलिस ने रोका और फिर ऑटो में सवार लोगों की गिनती शुरू हुई। आपका कोई दोस्त नहीं इधर ड्राइवर कहाँ गया? ड्राइवर कौन है? तुम्हें लेके सकता है ड्राइवर कहाँ? जुलाई महीने में बकरीद के दिन फतेहपुर में नमाज पढ़कर 27 लोग एक ऑटो में सवार होकर लौटते दिखे। एक परिवार और इस परिवार के जानने वाले एक साथ 27 लोग और ऑटो एक। इस वीडियो की आज आपको याद दिलाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सवाल है कि जिस तरह क्षमता के मुकाबले आबादी का संतुलन इस ऑटो में दिखता है, क्या ऐसा ही जनसंख्या का संतुलन देश के बंटने और टूटने की वजह बन सकता है? इस सवाल ने एक बार फिर से दस्तक दी है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विजयादशमी उत्सव के दौरान संघ प्रमुख ने यह बयान दिया। इस जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता, और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है वहां घुसपैठ से भी ये होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। आबादी के असंतुलन की बात करते हुए जिन 3 देशों का जिक्र संघ प्रमुख ने किया, पहले उनकी जानकारी आपको देते हैं। इंडोनेशिया, जहां हिंदू और बौद्ध धर्म के सबसे ज्यादा लोग रहते थे, जनसंख्या संतुलन के बाद मुस्लिम आबादी का दायरा ऐसा बढ़ा कि बाद में ये मुस्लिम देश बन गया। आज दुनिया में इंडोनेशिया सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। बढ़ती आबादी का ये असर रहा
जिसकी वजह से कहा जाता है कि 1975 में पुर्तगाल से आजाद हुआ पूर्वी तिमोर इंडोनेशिया के कब्जे में चला गया। फिर एक लंबे संघर्ष के बाद पूर्वी तिमोर 2002 में स्वतंत्र देश जाकर बन पाया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत में आबादी के असंतुलन पर चिंता जताते हुए दूसरे जिस देश का जिक्र किया वो नाम है दक्षिण सूडान का। सूडान जिसके उत्तरी हिस्से में मुस्लिम आबादी और दक्षिण हिस्से में ईसाई आबादी रहती थी। आबादी के बढ़ते असंतुलन के साथ दोनों हिस्सों के बीच लंबा हिंसक संघर्ष चला, जिसकी वजह से 2011 में अफ्रीका के सबसे बड़े देश का विभाजन हुआ और दक्षिण सूडान अलग बनता है। जनसंख्या असंतुलन के खिलाफ देश में एक अलग नीति बनाने की जरूरत के साथ संघ प्रमुख ने एक तीसरे देश का उदाहरण भी दिया, नाम है कोसोवा। 2008 में कोसोवा ने सर्बिया से आजाद होकर अलग देश के रूप में घोषणा की। इस अलगाव वाली आजादी की वजह रही कोसोवा के जातीय अल्पसंख्यकों की अलग देश बनाने की लंबी मांग, जिसकी वजह से 9 साल तक सर्बिया की सेना और अल्पसंख्यक अलगाववादियों के बीच संघर्ष चला था। भारत में 2015 से लगातार संघ इस मांग को रख रहा है कि देश में जनसंख्या असंतुलन के कारण पैदा होते खतरे को खत्म करना जरूरी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके लिए प्रस्ताव तक पास कर चुका है, लेकिन जब भी संसद में सरकार से सवाल हुआ, जवाब यही आया कि अभी 2 बच्चों वाली नीति बनाने या लाने का कोई विचार नहीं है। क्या अब आगे संघ की मांग सरकार सुन सकती है? याद करिए आजादी के दौरान देश की इन तस्वीरों को, जब धर्म के नाम पर विभाजन की पीड़ा भारत ने झेली। क्या संघ प्रमुख इसी तरह के विभाजन, नए देश बनने और देश के हिस्से टूटने की आशंका जता रहे हैं, जो वो पिछले दशहरे के संघ उत्सव की सभा में पहले भी कह चुके हैं? जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। अपने यहाँ विचार हुआ है, एक परिवार में 2.1 ऐसा कहा है ना, 2 बालक रहे, ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया, सरकार ने उसको स्वीकार किया, ये सब हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए। एक 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए, क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है। दरअसल संघ और बीजेपी के तमाम लोगों में कुछ लोग खुलकर और कुछ इशारों में ये कहते आए हैं कि भारत में मुस्लिम आबादी जनसंख्या वृद्धि और असंतुलन के लिए जिम्मेदार है। देश में अभी ही नहीं दावा है कि 1901 में अविभाजित भारत में आई आबादी की गणना के दौरान भी ऐसे आरोप मुस्लिम नागरिकों पर लगे, लेकिन क्या अब भी यही सच्चाई है? 1998-99 में दूसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के समय जनन दर यानी एक महिला अपने जीवन काल में जितने बच्चे पैदा करती है, उस आधार पर हिंदुओं में 2.8 और मुसलमानों में 3.6 बच्चा प्रति महिला जनन दर थी। 2005-06 में घटकर हिंदुओं में 2.59, मुस्लिमों में 3.4 रह गई। 2015-16 में हिंदू महिला में जनन दर 2.13, मुस्लिम महिला में घटकर 2.61 हुई। 2019-21 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में हिंदू महिला की जनन दर 1.94 हुई, मुस्लिम महिला की जनन दर 2.36। ये 4 राष्ट्रीय सर्वे कहते हैं कि हाँ, ये सच है कि मुस्लिम महिलाएं अपने जीवन काल में हिंदू महिला के मुकाबले ज्यादा बच्चों को जन्म देती हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि पिछली सदी के आखिरी दशक में जहां मुस्लिम महिलाएं औसत जीवन में 3.6 बच्चों को जन्म दे रही थी, वो औसत 2019-21 तक घटकर 2.36 पर आ चुका है। विपक्ष इसीलिए अब संघ की जनसंख्या असंतुलन दूर करने वाली नीति बनाने की मांग पर सवाल उठाता है। वैसे लोग जिनको डेमोग्राफी की समझ नहीं है ना, या जानकार नहीं है, उनको इन विषयों पे बोलने से बचना चाहिए। डेमोग्राफर्स हैं हमारे देश में, अच्छे डेमोग्राफर हैं जो डिकेडल रेट ऑफ ग्रोथ को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं। सरकार का खुद का पक्ष है संसद में। आप उसके बाद अगर ये डॉग विसिल होता है आबादी को लेकर के, जनसंख्या वृद्धि को लेकर के, डेमोग्राफी के सार तत्व से विलग, उसके अंतर्निहित जो मूल्य हैं उनसे विलग, तो जाहिर है इस डॉग विसिल पॉलिटिक्स के मायने तो हम भी समझते हैं और देश भुगत भी रहा। जैसे कभी ब्रिटिश के जमाने में पब्लिक स्पेस पर भारतीय को घुसना मुश्किल हो गया था और साइन बोर्ड लगते थे कि यहाँ केवल अंग्रेज घुसेंगे, भारतीय घुस नहीं सकता। अगर वही मानसिकता लेकर धर्म के नाम पर
अगर ये लागू किया जाएगा, ये हमारे देश के लिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत वो देश है जहां की जनसंख्या अभी 140 करोड़ है। यूएन की रिपोर्ट कहती है 2023 तक भारत की आबादी चीन से आगे हो जाएगी। चीन, जिसने जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए एक बच्चे की पहले नीति लगाई और फिर उसे खत्म करना जरूरी समझा, तब संघ की तरफ से पहली बार नहीं, पिछले कई वर्षों से जनसंख्या असंतुलन को लेकर दस्तक दी जा रही है। 2015 में आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें कहा गया कि 1951 से 2011 के बीच मूल भारतीय धर्मों से संबंध रखने वाले लोगों की जनसंख्या 88% से घटकर 83.5% रह गई। मुस्लिम आबादी 9.8% से बढ़कर 14.23% हो गई। संघ ने अपने प्रस्ताव में तब कहा था कि सीमावर्ती राज्यों असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में मुस्लिमों की आबादी बढ़ने की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, जो इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ जारी है। धार्मिक असंतुलन को गंभीर करार देते हुए 2015 में संघ ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि 1951 में अरुणाचल प्रदेश में भारतीय मूल के लोग 99.21% थे, लेकिन 2011 में उनकी आबादी घटकर 67% रह गई। यानी संघ पिछले 7 साल से नरेंद्र मोदी सरकार के राज में एक राष्ट्रीय नीति की मांग कर रहा है, जहां आशंका जताई जाती है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में सिर्फ जन्म दर नहीं बल्कि घुसपैठ और धर्मांतरण जैसे कारणों से आबादी असंतुलित हो रही है। हिंदू नागरिक घट रहे हैं, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। तो क्या सरकार आगे जनसंख्या असंतुलन को संतुलित करने वाली कोई नीति ला सकती है? अभी इसका जवाब कोई नहीं देता। सरकार तो संसद में पिछले साल ये कह चुकी है कि देश में 2 बच्चों की नीति लाने का अभी कोई विचार नहीं। तो क्या अभी ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक चर्चा के शोर में घूमता रहेगा, या फिर आगे सरकार संघ के दिखाए रास्ते पर कोई नीति आबादी के असंतुलन को दूर करने के लिए लाएगी? 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हो जाएंगे। देश में किसी ताकतवर, सक्रिय सामाजिक और गैर राजनीतिक संगठन के तौर पर 100 साल पूरे करने वाला संघ इकलौता संगठन अभी कहा जा सकता है। नीति हो, नियत विचार हो या विचारधारा, कहा जाता है कि चेंज इज कांस्टेंट, परिवर्तन निरंतर संसार का नियम है। तब क्या कुछ सूरत बदलकर, कुछ बदलाव करके संघ भी अपना विस्तार कर रहा है? स्वागत, प्रणाम। 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन ही शुरू हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को रूढ़िवादी, सांप्रदायिक, विभाजनकारी, मुस्लिम विरोधी समेत तमाम खांचों में विरोधियों ने पिछले 97 साल में बांटा है। लेकिन 2025 में 100 साल का होने जा रहा संघ अपने भीतर बदलाव ला रहा है। अगर हाँ तो क्यों? इस सवाल की 3 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। पहली तस्वीर ताजा दशहरा उत्सव की, जहां संघ के विजयादशमी कार्यक्रम में पहली बार किसी महिला को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है। दूसरी तस्वीर पिछले महीने की, जब मोहन भागवत पहली बार किसी मस्जिद और मदरसे में पहुंचते हैं। और तीसरी तस्वीर संघ में नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले की, जिन्होंने खुलकर देश के लिए गरीबी और बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए अपनी बात रखी। बदलाव की ये सिर्फ 3 तस्वीरें नहीं है। पहले हम विजयादशमी पर सामने आई कहानी देखते हैं, जहां संघ प्रमुख के साथ नागपुर में दशहरा उत्सव के दौरान संघ के कार्यक्रम में संतोष यादव दिखती है, 2 बार एवरेस्ट पर्वत फतह करने वाली पहली महिला, जिन्हें आरएसएस ने अपना मुख्य अतिथि बनाया। संपूर्ण समाज को संगठित करना है तो समाज तो दोनों से बनता है। हमारे यहां यह दृष्टि है, पुरुष श्रेष्ठ की महिला श्रेष्ठ, ऐसा वाद हम नहीं करते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दोनों के बिना समाज नहीं बनता, दोनों के बिना सृष्टि नहीं होती। ये दोनों परस्पर पूरक है, ये हमारी भारतीय दृष्टि है। दोनों का काम है और दोनों का काम परस्पर पूरक है। इसलिए
व्यक्ति निर्माण का काम करने वाली शाखाएं तो संघ की अलग, राष्ट्र सेविका समिति की अलग, महिलाओं के लिए उनकी चलती है, पुरुषों के लिए हमारी चलती है। लेकिन समाज के बाकी सारे कामों में पुरुष महिला एकत्र मिलकर काम करते हैं, यह चलते आ रहा है। राहुल गांधी ने पिछले साल आरएसएस पर निशाना साधते हुए संघ को महिला विरोधी कहा था। हालांकि सच ये कि 1936 में आरएसएस की महिला विंग राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना हुई, जिसमें 1 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। संघ के तमाम कार्यक्रमों और शिविरों में महिलाओं ने पहले अध्यक्षता भी की है, लेकिन आरएसएस के 6 उत्सव में से एक प्रमुख विजयादशमी के कार्यक्रम में पहली बार महिला मुख्य अतिथि पहुंचती हैं। हमने उनकी सक्रियता के दायरे को सीमित कर दिया और बाद में जो विदेशी आक्रमण हुए, उन आक्रमणों की परिस्थिति में उनकी सुरक्षा के नाम पर इस बंधन को एक वैधता प्रदान हुई। आक्रमण की परिस्थिति चली गई, लेकिन बंधन हमने कायम रखे, उनको कभी मुक्त नहीं किया। उनको जगत जननी मानना ठीक है, लेकिन इसका मतलब उनको पूजा घर में हम बंद करके रखे, बाहर ना आने दे, ये ठीक नहीं है। एक तो उनको जगत जननी मान के पूजा घर में बंद करते, अथवा द्वितीय दर्जे का मानकर घर में बंद करके रख देते। ये दोनों अतिवादिताओं को छोड़कर मातृशक्ति को सशक्त बनाना, प्रबुद्ध बनाना, उनको बराबरी के अधिकार से सार्वजनिक कार्यों में, परिवार के कार्यों में सर्वत्र निर्णय की स्वतंत्रता और निर्णय में बराबरी की साझेदारी देते हुए सक्रिय करना, इसकी आवश्यकता है। बदलाव सिर्फ संघ में महिलाओं को और सक्रियता से समाज में आगे लाने की कोशिश करने वाला ही नहीं दिखता, बल्कि 2 हफ्ते पहले की बात है। तस्वीरें देखिए, जब संघ प्रमुख मोहन भागवत पहली बार किसी मस्जिद और मदरसे में पहुंचे। मस्जिद में इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख से बातें की, मदरसे में मौलाना और छात्राओं से बात मोहन भागवत ने की। ऐसा क्यों किया गया, इस बदलाव की कहानी कुछ यूं सामने आई। इन लोग डरा दे, अरे संघ वाले मारेंगे, और ये हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा, यह हवा फैलाते हैं। ऐसा कुछ डर मन में है, और है इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं, और हम भी मिले हैं, हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं। आना जाना दोनों चल रहा है, ये कोई परसों नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चल रहा है। भाव तो संघ का डॉक्टर साहब के समय से यही है, परंतु प्रत्यक्ष में शुरू हुआ श्री गुरुजी को डॉक्टर जिलानी मिले तब से, और तब से यह क्रम धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये बढ़े ऐसी हमारी इच्छा है संघ की। संघ प्रमुख लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम अभी नहीं बदल रहे, लेकिन क्या ये बदलता रूप नहीं, जहां संघ कहता है कि जिन्हें हिंदू राष्ट्र में हिंदू शब्द से तकलीफ है, उनसे संघ को तकलीफ नहीं। हिंदू की जगह भारतीय भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं, अर्थ एक है। हम किसी का विरोध नहीं करते, सर्वेशाम अविरोध चलता है। लोग हैं जो इसी को मानते, लेकिन इसको हिंदू कहने से कतराते या डरते हैं या विरोध भी करते हैं, नहीं चाहिए ये शब्द। लेकिन आशा यही है, हमको कोई कष्ट नहीं है उसका, हमारा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है। भारतीय शब्द का उपयोग करते, इंडिक शब्द का उपयोग करते, चलता है, अर्थ वही है। हम अपनी स्पष्टता के लिए इस शब्द पर पक्के रहेंगे, इसका उपयोग करेंगे। देश में जब काशी के बाद जगह जगह मस्जिदों में मंदिर और शिवलिंग कई हिंदुवादी संगठनों की तरफ से खोजे जाने लगे, तब मोहन भागवत ने आगे आकर कहा था कि हर जगह शिवलिंग खोजा जाना सही नहीं। अब मस्जिद मदरसे में मुलाकात से लेकर महिलाओं को सशक्त करके समाज में आगे लाने वाली बड़ी कोशिश, 100 साल की होने जा रहे संघ में बदलाव की आहट उन्हीं मोड़ों पर आ रही है जहां विपक्ष आरएसएस पर निशाना साधता रहा है। आप देख रहे हैं दस्तक, मैं हूं श्वेता सिंह। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज उन्होंने पुलिस, सेना और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अफसरों के साथ बैठक करके जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाने के अभियान में तेजी लाने को कहा।
अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। इसके बाद अमित शाह बारामूला की रैली के लिए रवाना हुए और वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने साबित कर दिया मेरा कश्मीर बदल रहा है। ये घाटी में आतंकवाद का जलता रावण है, उस बुराई का रावण है जिसने कश्मीर की जिंदगी को दशकों तक नरक बनाकर रखा। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकवाद की बुराई पर लोकतंत्र की जीत हो रही है। जिस कश्मीर में कभी आतंक का बोलबाला था, वहाँ पर बदलाव की तस्वीर सुकून दे दी है। जो कश्मीर आतंक से दहलता था, वहाँ पर लोकतंत्र के जयकारे लग रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर का बारामूला है, जहाँ गृह मंत्री की रैली में मौजूद लोगों की संख्या को देखकर पता ही नहीं चलता कि ये वही घाटी है जहाँ पर इतनी बड़ी रैली करना भी कभी चुनौती था। जिस कश्मीर में कोई भी आतंकवादियों और पत्थरबाजों से अछूता नहीं था, वो कश्मीर अब कितना बदल गया है उसका सबूत देखिए। गृह मंत्री की जनसभा शुरू होने से पहले ही शाह के पोडियम पर लगे बुलेट प्रूफ ग्लास को उनके आदेश से हटवा दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए राजौरी की तरह बारामूला में भी अच्छी खासी भीड़ आई, जो मोदी मोदी के नारे लगा रही थी। भीड़ के जोश के बहाने गृह मंत्री ने भी विरोधियों पर चुटकी ली और ये कहा, कार्यक्रम इश्यू हुआ तब मुझे बताया गया बारामूला जा रहे हो, सुनने कौन आएगा। मैं आज ये लोगों को कहना चाहता हूँ, कैमरा वालों को भी कहना चाहता हूँ, जरा पीछे दिखा दीजिए। कश्मीर की एक खूबसूरत वादी में हजारों हजारों लोग विकास की गाथा सुनने के लिए, नरेंद्र मोदी का साथ देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। अमित शाह भाषण ही दे रहे थे, तभी उन्हें पास में किसी मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी। इसके बाद अमित शाह ने अपना भाषण बीच में रोका। अजान खत्म होने के बाद शाह ने लोगों से पूछा, क्या अब मैं दोबारा बोलना चालू करूं? मुझे अभी चिट्ठी मिली मस्जिद में, समय हुआ है प्रार्थना का, अब समाप्त हो गया, मैं चालू करूं क्या फिर से? जरा जोर से बोलो, चालू करूं भाई। बारामूला की रैली में अमित शाह ने गुपकार मॉडल को खास तौर पर निशाने पर लिया, जो पाकिस्तान से बातचीत करने की सरकार को अक्सर हिदायत देता रहता है। गृह मंत्री ने दो टूक कहा कि वह पाकिस्तान से बातचीत की जगह कश्मीरियों से बात करेंगे। ये मुझे सलाह देते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करो। मुझे सलाह देते हैं, जिन्होंने 70 साल तक यहाँ राज किया, वो लोग सलाह देते हैं पाकिस्तान से बात करो। मेरा स्पष्ट मत है, मैं पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहता। मेरे बारामूला के गुर्जर, पहाड़ी और बकरवाल भाइयों बहनों से बात करना। हमें आतंकवादी की बताए हुए रास्ते पे नहीं जाना। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान की तरफ से घाटी के लोगों को भड़काने की हर संभव कोशिश की गई। कहा गया कि इस फैसले के विरोध में खून खराबा हो जाएगा, लेकिन अमित शाह ने बताया कि कैसे पिछले 3 सालों में कश्मीर सैलानियों की पसंदीदा जगह बन गया है। पहले ये टेररिस्ट हॉटस्पॉट था, आज टूरिस्ट हॉटस्पॉट। मित्रों, कश्मीर में घाटी में सबसे ज्यादा साल के 6 लाख सैलानी आया करते थे। आज मैं यहाँ पर अक्टूबर में आया हूँ, जोर से ताली बजाइएगा। पहले 6 लाख आते थे, अक्टूबर तक 22 लाख प्रवासी यहाँ आ चुके हैं, जिससे कितने युवाओं को रोजगारी मिली है और ये सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। अमित शाह ने कश्मीर की बदहाली के लिए गुपकार में शामिल पार्टियों को दोषी ठहराया। और आज मोदी जी ने क्या कहा? पुलवामा में 2000 करोड़ के खर्चे से
अस्पताल बनाने का काम किया। गुप्कार मॉडल क्या कर रहा है? पाकिस्तानी आतंकवादियों को लाल जाजम बिठाकर यहां पर ला रहा है। मोदी मॉडल क्या कर रहा है? 56,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जमीन पर उतारकर मेरे बारामूला के युवाओं को रोजगारी देने का काम ये नरेंद्र मोदी मॉडल कर रहा है। मित्रों, युवाओं के लिए गुप्कार मॉडल में क्या है? पत्थर है, बंद कॉलेज है। जम्मू कश्मीर पर शुरुआत में अब्दुल्ला परिवार का कब्जा रहा। केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी तो घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की। बाद में मुफ्ती मोहम्मद सईद राजनीतिक विकल्प के तौर पर उभरे, लेकिन घाटी की सूरत नहीं बदली। अमित शाह ने इन्हीं 3 परिवारों को घाटी की बदहाली का दोषी ठहराया। महबूबा मुफ्ती जी का मैंने एक ट्वीट पढ़ा था कि एचएम आप आ रहे हो, हिसाब देकर जाना कि क्या दिया है कश्मीर को। महबूबा जी, कान खोलकर सुन लीजिए, आंख खोलकर देख लीजिए, आप और फारूक साहब दोनों देख लीजिए। हमने क्या दिया है इसका मैं हिसाब देता हूं, मगर 75 साल तक आपके 3 परिवारों ने यहां शासन किया, उन्होंने क्या दिया उसका हिसाब जरा बाद में करना। पहले कश्मीर के अंदर जमहूरियत की व्याख्या थी 3 परिवार, 87 विधायक और 6 सांसद, और आज मोदी जी ने 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को जमीन तक, गांव तक पहुंचाने का काम किया है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया था। उस वक्त इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था, जिसके बाद सरकार ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। इसी के साथ प्रदेश से हिंसा को समाप्त कर दिया जाएगा। मोदी सरकार अपने इस वादे को पूरा करने में पूरी ताकत लगाने का वादा कर रही है, लेकिन राज्य के विरोधी दल उसके दावों पर सवाल उठा रहे हैं। अमित शाह की रैली से पहले महबूबा मुफ्ती ने अपने घर के बंद दरवाजों की फोटो ट्वीट करते हुए खुद के नजरबंद होने का इल्जाम लगाया। गृह मंत्री कश्मीर में हालात सामान्य होने का ढोल पीटते घूम रहे हैं, लेकिन मुझे घर में नजरबंद कर दिया गया है। मुझे अपने कार्यकर्ता की शादी में शामिल होने के लिए पट्टन जाना था, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया गया। अगर एक पूर्व सीएम के मौलिक अधिकारों को इतनी आसानी से कुचला जा सकता है, तो आम आदमी की दुर्दशा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। महबूबा के ट्वीट का जवाब देते हुए श्रीनगर पुलिस ने उनके दावे को सिरे से नकार दिया। श्रीनगर पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा, पट्टन जाने के लिए किसी भी प्रकार की यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हमें सूचित किया गया कि उनकी पट्टन की यात्रा दोपहर 1 बजे थी। उन्होंने जो तस्वीर पोस्ट की वो गेट के अंदर से बंद किए जाने की है। बंगले में रहने वाले लोगों ने अपना ही ताला गेट पर लगाया है। वे यात्रा करने के लिए आजाद है। कोई ताला या कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अमित शाह के दौरे के बीच 2 मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। ये हमले अमित शाह के दौरे में सुर्खियां पाने के लिए थे, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया और 4 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर के अपने दौरे में अमित शाह ने चाहे लोगों से मुलाकात की हो या फिर रैली को संबोधित किया हो, अमित शाह का जोर कश्मीर के विकास के मोदी मॉडल पर रहा। कई लोग अमित शाह के दौरे को बीजेपी के चुनाव प्रचार का आगाज बता रहे हैं, जिसमें बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए बड़ा दांव चल दिया है। सोमवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे अमित शाह लगातार सरकारी योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। सेना और सुरक्षा बलों के साथ गृह मंत्री सुरक्षा व्यवस्था पर बैठक भी कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह की सक्रियता को आने वाले चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। अमित शाह के दौरे को बीजेपी के चुनाव प्रचार की शुरुआत बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए अमित शाह ने राजौरी में एक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदायों को आरक्षण देने की बात कही। अमित शाह ने कहा कि इसकी तैयारी हो गई है, जिसको लेकर कमीशन ने अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। जस्टिस शर्मा का कमीशन बनाया है। जस्टिस शर्मा ने अपनी सिफारिशें भेज दी है और वो सिफारिशों में मेरे
पहाड़ी, बकरवाल और गुर्जर तीनों को आरक्षण की सिफारिश की। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मन है। ये सिफारिशें जो भेजी है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समाप्त होते ही गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अमित शाह ने पहाड़ी समुदाय को एसटी में शामिल करने का भरोसा दिलाकर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चला है। जम्मू कश्मीर के राजौरी, हंदवाड़ा, अनंतनाग, पुंछ, बारामूला और पीर पंजाल जैसे इलाकों में पहाड़ी समुदाय की बड़ी आबादी है। इनकी संख्या लगभग 10 लाख के आसपास बताई जाती है। पहाड़ी समुदाय को एसटी में शामिल करने के दांव से सीधा असर सूबे में करीब 1 दर्जन विधानसभा सीटों पर पड़ सकता है, जिसमें 8 सीटें कश्मीर क्षेत्र की हैं, तो 4 जम्मू कश्मीर के रीजन में पड़ती हैं। बीजेपी की कोशिश जम्मू के साथ साथ कश्मीर क्षेत्र में भी अपनी पैठ बनाने की है, जिसके लिए पहाड़ी समुदाय पर ये बड़ा दांव चला गया है। बीजेपी की कोशिश पहाड़ी हिंदू वोटरों पर मजबूत पकड़ बनाए रखने की है। इसके साथ ही मुसलमान पहाड़ियों को भी अब आरक्षण का फायदा पहुंचाकर उन्हें अपने साथ जोड़ने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। धारा 370 खत्म होने से पहले राज्य में 87 सीटें थी, लेकिन नए परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में अब 90 विधानसभा सीटें हो गई हैं, जिसमें जम्मू रीजन में 43 और कश्मीर क्षेत्र में 47 विधानसभा सीटें आ रही हैं। इनमें 9 सीटों पर मुस्लिम सिख अहम है। जम्मू रीजन की हिंदू प्रभाव वाली सीटों पर बीजेपी मजबूत मानी जाती है, लेकिन महज इससे राज्य में उसकी सरकार बनती नहीं दिखती। यही वजह है कि बीजेपी कश्मीर और जम्मू के मुस्लिम बहुल सीटों पर जीतने के लिए सियासी समीकरण बनाने में जुट गई है। बहुत बड़ी उम्मीद है। देखिए, जब अमित शाह जी यहाँ आए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ देखे गए हैं। और सबसे पहले मैं बात कहना चाहूंगा कि 5 अगस्त के बाद आज लोग खुश हैं कि कहीं पे हड़ताल नहीं, कहीं पे कैलेंडर नहीं निकलते, कहीं पे जो है क्रॉस फायरिंग में लोग नहीं मरते। आज घोड़ेबान, टैक्सी ड्राइवर, मजदूर, जो भी कोई किसी तबके से वाबस्ता है, आज वो सुबह निकल के शाम तक कमाता है और अपने अयाल को खिलाता है। इससे बड़ी बहुत बड़ी सौगात हमें कभी 33 साल में नहीं मिली। बीजेपी जानती है कि जम्मू कश्मीर में बिना मुस्लिमों के वोट से उसका मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। इसीलिए बीजेपी अपने बलबूते सरकार बनाने के लिए घाटी में 5 से 10 सीटें जीतने की कोशिश में लगी है। इसी रणनीति के तहत अमित शाह जम्मू कश्मीर के अपने दौरे में हर तबके से मिल रहे हैं, जिसमें श्रीनगर के गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकना हो या फिर डोगरा समुदाय के लोगों से मुलाकात करना। बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर दांव आजमाने को तैयार है। श्रीनगर से अशरफ। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।